तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जहां भारत के सबसे बड़े खजाने दबे हैं। लोहा, कोयला, बॉक्साइट, सब कुछ। अब जरा ये सोचिए कि उसी जमीन पर रहने वाले लोग देश के सबसे गरीब लोगों में गिने जाते हैं। नहीं नहीं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये ओडिशा की हैरान कर देने वाली सच्चाई है। और आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ऐसा है क्यों। ये जो विरोधाभास है ना, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है जो एक ही राज्य में एक साथ चल रही हैं। चलिए इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो स्टेट की इकोनॉमी रॉकेट की तरह भाग रही है। 12% की जीएसडीपी ग्रोथ रेट। ये वो चमकता हुआ उड़ीसा है जो बड़े बड़े उद्योगों और इन्वेस्टर्स को दिखाई देता है। लेकिन सिक्का पलटिए और दूसरी तरफ है मानवीय गरीबी। सच तो ये है कि ये देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। तो मतलब साफ है ना, जो पैसा बन रहा है वो उन लोगों की जेब तक पहुंच ही नहीं रहा है जिनकी जमीन से ये दौलत निकाली जा रही है। जरा इस नंबर के पैमाने को समझिए। 155 मिलियन टन आयरन ओर, वो भी सिर्फ एक साल में। ये इतना है कि देश के हर बड़े स्टील प्लांट को आराम से चला दे। ये वो जबरदस्त संसाधन है जो भारत के विकास को रफ्तार दे रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जिस जमीन से ये सब निकल रहा है वहां के लोगों तक इसका कितना हिस्सा पहुंच रहा है। और उस सवाल का जवाब कि भाई पैसा लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, वो हमें आंकड़ों की दुनिया से बाहर निकालकर जमीन पर ले जाता है, जहां एक असली लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कहानी है ढिंकिया गांव की। यहाँ के लोगों की पूरी जिंदगी, पूरी इकोनॉमी पान की खेती के इर्द गिर्द घूमती थी। एक अच्छा खासा फलता फूलता कारोबार था। लेकिन फिर उनकी जमीन पर एक बहुत बड़े स्टील प्लांट की नजर पड़ गई और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी। ये तो धोखे और हिम्मत की एक लंबी कहानी है। जरा सोचिए, लोगों ने सालों तक पीएसको जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पता है क्या, वो जीते भी। उन्हें लगा चलो अब हमारी जमीन, हमारी रोजी रोटी बच गई। लेकिन फिर सरकार ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जमीन गांव वालों को लौटाने के बजाय उसे एक लैंड बैंक में डाल दिया और फिर वही जमीन जेएसडब्ल्यू नाम की एक दूसरी कंपनी को दे दी गई। जब लोगों ने फिर से अपनी जमीन बचाने की कोशिश की तो जवाब मिला लाठियों से, पुलिस की कार्रवाई से। ये कहानी साफ दिखाती है कि कैसे एक कॉरपोरेट खतरा जाता है तो दूसरा आ जाता है और हर बार सरकार कॉरपोरेशन के साथ खड़ी दिखती है, अपने ही लोगों के खिलाफ। देखिए, ढिंकिया जैसी कहानियां ना रातों रात नहीं बनती। इनकी जड़ें दशकों पुरानी सरकारी नीतियों में हैं। ऐसी नीतियां जिन्होंने जाने अनजाने में ओडिशा जैसे राज्यों को पीछे धकेल दिया। तो हुआ ये कि एक पॉलिसी आई, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसने तो पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। सोचिए, ओडिशा के पास एक नेचुरल एडवांटेज था, खनिज यहीं है तो इंडस्ट्री भी यहीं लगनी चाहिए, है ना। लेकिन इस पॉलिसी ने उस एडवांटेज को ही खत्म कर दिया। अब गुजरात या महाराष्ट्र में बैठी किसी कंपनी को भी कच्चा माल ठीक उसी दाम पर मिल रहा था जिस पर ओडिशा की कंपनी को। तो फिर कोई क्यों यहाँ आकर फैक्ट्री लगाएगा। और ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कैसे 40 साल से भी ज्यादा समय तक इस एक पॉलिसी ने सिस्टमैटिक तरीके से ओडिशा से पैसा और इंडस्ट्री दोनों को बाहर निकाला। पूर्वी राज्य बस कच्चा माल खोदकर सप्लाई करने वाले जोन बनकर रह गए, जबकि असली डेवलपमेंट, नौकरियां और पैसा पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जाता रहा। 1993 में जब तक ये पॉलिसी हटी तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज इस खेल के बड़े खिलाड़ी कौन हैं और कौन से सिस्टम इसे चला रहे हैं। तो आज के मैदान में कौन से बड़े नाम हैं? ये वो कंपनियां हैं जो ओडिशा के संसाधनों पर एक तरह से राज करती हैं। वेदांता, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को। ये सिर्फ कंपनियां नहीं, ये वो ताकतें हैं जिनकी खदानें और प्लांट सीधे उन समुदायों से टकराते हैं जिनकी जिंदगी जमीन, जंगल और पानी पर टिकी है। अब देखिए, कानून कायदे तो हैं, कागज पर एक सिस्टम बनाया गया है। इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या डीएमएफ। नियम ये है कि माइनिंग कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा इस फंड में डालेंगी ताकि उस पैसे से उन्हीं इलाकों का विकास हो सके जहां से वो खनिज निकाल रही हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सब बने। लेकिन असलियत तो होश उड़ाने वाली है। ये स्लाइड क्योंझर जिले का हाल बताती है। 2026 तक 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस फंड में जमा हुए और जानते हैं, इसमें से 90% यानी 11,000 करोड़ से ज्यादा
खर्च ही नहीं हुआ। ये पैसा बस सरकारी खातों में पड़ा है। और उधर जिन लोगों के लिए पैसा था वो आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का एक क्लासिक केस है, एक बहुत बड़ी नाकामी। तो एक तरफ हजारों करोड़ रुपए बैंक में पड़े सड़ रहे हैं और दूसरी तरफ माइनिंग की असली कीमत चुकाई जा रही है। और ये कीमत सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा पर्यावरण चुका रहा है। 1.5 लाख हेक्टेयर, ये इतना बड़ा एरिया है कि आप अंदाजा लगाइए कि जैसे पूरा दिल्ली शहर घने जंगलों से ढका हो और फिर सब कुछ काट दिया जाए। इतना जंगल पिछले 20 सालों में ओडिशा के माइनिंग जिलों में साफ हो गया है। ये सिर्फ पेड़ों का कटना नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल तबाही है और इसका असर सीधा सीधा जानलेवा होता है। ये जंगल तूफानों और साइक्लोन के सामने एक दीवार की तरह खड़े होते थे। अब जब ये दीवार ही नहीं रही तो तूफान कहीं ज्यादा तबाही मचाते हैं। मतलब माइनिंग से जो शॉर्ट टर्म फायदा दिख रहा है वो इन आपदाओं से होने वाले लंबे नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है। और जब लोग इस तबाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें एक और खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दशकों तक ओडिशा के आदिवासी इलाके माओवादी उग्रवाद के गढ़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि उसने इस विद्रोह को ताकत से कुचल दिया है, लेकिन शांति की इस कहानी के पीछे एक और ज्यादा परेशान करने वाली हकीकत भी हो सकती है। यहाँ 2 अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ सरकार अपनी सैन्य सफलता का ऐलान करती है और दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन आरोप लगाते हैं कि कई मामलों में कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वाले आम आदिवासियों पर माओवादी का ठप्पा लगाकर उन्हें फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में शांति आ गई है या फिर विरोध की हर आवाज को जबरदस्ती खामोश कर दिया गया है। तो इन सारी बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं? आर्थिक असमानता, जमीनी संघर्ष, नुकसानदेह नीतियां और दबा हुआ विरोध, तो कुछ बहुत साफ और परेशान करने वाली सच्चाइयां सामने आती हैं। ये 4 बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। पहली, ये सोचना कि माइनिंग से जो विकास होगा वो अपने आप छनकर गरीबों तक पहुंच जाएगा, एक छलावा है। दूसरी, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक कानून बने हैं उन्हें अक्सर कॉरपोरेट फायदे के लिए किनारे कर दिया जाता है। तीसरी, आज के छोटे से फायदे के लिए जो जंगल काटे जा रहे हैं वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। और चौथी बात, असली शांति बंदूक से नहीं, इंसाफ से आती है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है। हमारी आधुनिक जिंदगी की हर चीज, हमारे हाथ में फोन, हमारी कारें, हमारी इमारतें, इन सब के लिए जो संसाधन लगते हैं वो कहीं ना कहीं से तो आते हैं। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इन संसाधनों की एक छिपी हुई कीमत होती है, एक इंसानी और एक पर्यावरणीय कीमत, जो अक्सर ओडिशा जैसे इलाके चुकाते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब लोग जिन्हें संविधान ने अपनी जमीन पर फैसला लेने का हक दिया है वो एकमत होकर किसी प्रोजेक्ट को ना कहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल करके उसे लागू करवाती है, तो फिर असली ताकत किसके हाथ में है, लोगों के या कॉरपोरेशंस के? इस पर सोचिएगा जरूर। Concrete jungle feeling like a cage match. Every single day I'm trying to break the latch. Pressure building, feel my spirit crack. Can't afford to ever once be looking back. Voices screaming, but I gotta tune them out. That internal resolve is what it's all about. Let them talk, let them stare, let them doubt. I'm the only one who's gonna find a way out. Yeah, this weight on my shoulders is a crown. I will not let this system drag me down. Let the sky fall, let the rain come pouring. Deep within my soul, a lion's roaring. Got that fire in my blood, I ain't never folded. I ain't never folded, no!